प्रिपरेशन पहले फर्स्ट मेथड हमने कर लिया था, फ्रॉम अल्कीन्स वी कंप्लीटेड। सेकेंड मेथड अपना चल रहा था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, जिसमें हमने सेकेंड में फर्स्ट कर लिया था, राइट। सेकेंड मेथड चल रहा था अपना फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स RX, जिसमें हमने बेटा फर्स्ट किया था बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हाँ, ये हमने कंप्लीट कर लिया था मॉर्निंग में ही, ये तो हो गया था ना यहाँ तक। चलिए नाउ बेटा डी लिखा होगा बाय यूजिंग द वर्ड, क्या था, रिएक्शन विथ वर्ड रिएक्टिव मेटल्स। अब उसमें दो मेटल्स थे बेटा, एक सोडियम के साथ और दूसरा मैग्नीशियम के साथ। अच्छा उधर तो बाय रिएक्शन विथ व्हाट, रिएक्टिव मेटल्स। मेटल्स कितने बेटा, दो, एक सोडियम और एक मैग्नीशियम। इट मींस रिएक्शन भी कितना होगा अपना, दो होगा। तो ना इसमें भी फर्स्ट एक सोडियम वाला और एक, अब इसमें क्या जूम करूं भाई, इसको कैसे जूम करूं यार, तो क्या ले लो, आप पे क्या ले लो, कर लिया ना। ब्लू पेन से लिखो सर। तुम लोग भी तो मॉर्निंग में रहोगे, ग्रीन वाला नहीं दिख सकता क्या, राइट। बहुत गंदा लगता है, अभी नहीं होता, समझ गए हम। तो उसमें मेरा फर्स्ट किसके साथ है, सोडियम मेटल के साथ। तो रिएक्शन में सोडियम मेटल। अब इसमें जो सोडियम मेटल वाला बेटा, वो एक नेम रिएक्शन है, लिखा होगा हमने आपको स्टार्टिंग में। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज वर्ड्स सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछता है एग्जाम में
राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द वर्ड सिंथेसिस। तो स्टेटमेंट इसका लिख लो, फिर मैं आपको, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ऊपर का दोनों हो चुका है, आप लिखना जो स्टार्ट करोगे कहाँ से? चलो बोलो। देखिए, अल्काइल alkyl halides react with sodium metal. Alkyl halides react with sodium metal. Alkyl halide react with sodium metal in presence of dry ether. In presence of dry ether to form higher alkane. Higher alkane. Next line लिख सकते हो, it is the coupling reaction. It is coupling reaction. मतलब होता है क्या, इसमें हम दो अल्काइल लेते हैं। अभी आपने पीछे जब किया था रिडक्शन, उसमें आपने क्या लिखा था, वहां क्या लिखा था कि they are giving the what corresponding alkane, मतलब सेम कार्बन का। आप मिथाइल आयोडाइड लेते तो मीथेन बना था। बड़े कपलिंग होता है, इसमें दो अल्काइल ग्रुप कंबाइंड हो जाएंगे। तो रिएक्शन देखो कैसे होता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड हम लेते हैं आते प्लस सोडियम मेटल, दूसरा अल्काइल हैलाइड अपोजिट करके लिख सकते हैं ऐसा उल्टा, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट बेटा, ड्राई ईथर। तो होता क्या बेटा, इन दिस रिएक्शन halogen atom of both the alkyl group goes with what, sodium metal. सोडियम हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaX या NaX2? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एक क्लोरीन एक सोडियम के साथ ही रहता है, बट यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो दो सोडियम चाहिए बैलेंस करने के लिए, तो 2 सोडियम मेटल। तो बोथ द हाइड्रोजन्स बेटा गोज विद द व्हाट, सोडियम मेटल। दोनों हाइड्रोजन्स निकल गए, क्या बचा इधर R, और ये भी क्या बचा R। both the alkyl gets couple beta and they are giving the what, alkane। R आज जो फॉर्मूला किसका होता है, alkane। जस्ट डबल कार्बन बनता है, मिथाइल लिया तो इथेन बन जाता है, इथाइल लिया तो ब्यूटेन बन जाता है, प्रोपाइल लिया तो हेक्सेन बन जाता है। तो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2NaX, जो जनरल रिएक्शन है ना, अब हाइड्रोजन जो लोगे उसके हिसाब से आपका अल्केन बनेगा। अब यहाँ पे नेमिंग कर दो, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, दिस इज योर व्हाट, अल्काइल हैलाइड। ये भी क्या है आपका, अल्काइल हैलाइड, और प्रोडक्ट मिल गया अल्केन। एग्जांपल, अब अगर हमने लिया सपोज यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, स्टेटमेंट क्या होगा कि व्हेन मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट विद द व्हाट, सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्राई ईथर। तो बोलो मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मूला,
CH3I प्लस हाउ मच मेटल, सोडियम मेटल कितना, जनरल रिएक्शन के अकॉर्डिंग बताओ, ये आपका जनरल रिएक्शन है, प्लस ICH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई था। अब क्या होगा इस रिएक्शन, बोलो, दोनों आर निकल जाएगा। रिएक्शन में लिख रहा हूँ आप, बट जब लिखोगे खुद से तो कॉपी मत करना, खुद से ट्राई करना लिखने का, एक बार समझ लो अच्छे से। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ बेटा, CH3 CH3 दोनों कपलिंग, it gives the CH3 bond CH3, no this is the ethane, और प्लस बाय प्रोडक्ट क्या मिल गया, 2Na। तो वर्ड सिंथेसिस में यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपको हायर अल्केन बनता है। फर्स्ट वाला जो रिडक्शन किया था उसमें करेस्पॉन्डिंग मिथाइल आयोडाइड लिया था तो मीथेन बना था। जैसे कभी क्वेश्चन ऐसे आया कि हाउ कैन यू कन्वर्ट मिथाइल आयोडाइड टू मीथेन, और दूसरा क्वेश्चन आया हाउ कैन यू कन्वर्ट मिथाइल आयोडाइड टू इथेन। तो पहले वाले में रिडक्शन करना है, बट दूसरे वाले में किसके साथ रिएक्शन करना होगा, सोडियम। अंडरस्टूड? क्योंकि आपको मैंने अभी एक फॉर्मेट का रिएक्शन सिखाया, क्वेश्चन दिया था हाउ कैन यू प्रिपेयर, दूसरा फॉर्मेट ऐसे आता है हाउ कैन यू कन्वर्ट, हाउ कैन यू, जैसे इसी को कैसे पूछा जाएगा, हाउ कैन यू कन्वर्ट मिथाइल आयोडाइड टू इथेन, रिएक्टेंट दिया रहेगा और प्रोडक्ट दिया रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आया हाउ कैन यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू ब्यूटेन, कॉमन नेम दोनों रहेगा तो इसको हम एन ब्यूटेन लिख सकते हैं, हाई केस में तो ब्यूटेन ही रहता है। रेडी? चलो मुझे आप लोग बताओ इथाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर, CH3 C2H5 ना लिख के बेटा इसको एक्सपांड कर दो, CH3 CH2Br प्लस बोलो 2Na। आप इस बार खुद से बोलते जाओ, क्योंकि जब आप करोगे वापस तो खुद से करना, फिर कॉपी मत करना, लिखने के बाद चेक करोगे बराबर है कि नहीं। प्लस दूसरे कैसे लिखेंगे बोलो, उल्टा लिखो पूरा, Br इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई था। तो यहाँ से भी क्या निकल जाएगा बेटा, ये बाहर हो जाएगा, फिर ये कंबाइन करके लिख दो, बोलो स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 प्लस बाय प्रोडक्ट 2Na। अंडरस्टूड बेटा? कंप्लीट कर लो। ड्राई था मिस करेगा, इसीलिए तो मैं जनरल रिएक्शन पहले लिखाता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप एग्जांपल लिखो, GR या जनरल रिएक्शन। बुक में एक एग्जांपल लिया है, दोनों लिया है, इथाइल आयोडाइड भी लिया है, इथाइल ब्रोमाइड, बट सोडियम वाले में एक ही लिया था इथाइल ब्रोमाइड। तो आप चाहे जो भी अल्काइल हैलाइड हो उसको आप एज इट इज रखो, और दूसरा वाला सेम रखो बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो हैलोजेंस क्या होना चाहिए, दोनों फ्रंट पे दिखने चाहिए, तो हैलोजेंस निकल जाएगा बस। डन?
का मोबाइल है, व्हाट्सएप लाइट ऑफ वो लाइट इसका है, तुम लोग अंधेरे में क्या करोगे? सोने की व्यवस्था है, तुम लोग एसी चलवा रहे हो, ठंडी नहीं लग रही? ठंडी लग रही है? नहीं लग रही? डन? चलो हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, सेकंड बेटा फ्रॉम रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल। अच्छा, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो डायरेक्ट अल्काइल हैलाइड नहीं बनता है, पहले एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम क्या बनाते हैं बेटा, अल्केन्स। तो राइट द स्टेटमेंट, बोलो। हाँ हाँ, देखो अल्काइल हैलाइड्स react with magnesium metal Mg, magnesium metal in presence of dry ether, यहाँ भी सेम कंडीशन है, in presence of dry ether to form alkyl magnesium halide, क्या बोलते हैं इसको हम, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ब्रैकेट में इसको लिखो, इसका एक और नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR कैपिटल G कर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम क्या बोलते हैं? तो आपने पूरा एक बार और स्टेटमेंट देख लो, रिपीट करने के लिए बोला जा रहा है तो आप भी सुन लो। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम सॉरी मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अभी कुछ लिखना मत, पहले इसको समझो, ये वन स्टेप का भी हुआ, 2 स्टेप का रिएक्शन है। पहले देखो क्या रहा है, डोंट राइट द रिएक्शन होगा क्योंकि आगे मैं एक लाइन और स्टेटमेंट लिखा रहा हूं अभी। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मैग्नीशियम का वैलेंसी जो होता है बेटा 2 डाइवेलेंट है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो मैग्नीशियम क्या करता है, दोनों अल्काइल और हाइड्रोजन के बीच में आ जाता है, ये मिल जाता है बेटा RMgX, तो इसको हम बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। पूरा लिखो ना मैग्नीशियम, ये है आपका अल्काइल हैलाइड। ये भी वन स्टेप हुआ, आपके बुक में देखो लिखा होगा फ्रॉम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, है ना, हेडिंग मिला ना आपको। तो मतलब यहां से हम अल्कीन बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड को पहले किस में कन्वर्ट किया, अल्काइल मैग्नीशियम। अब ये जो है बेटा इसमें हम वाटर डालेंगे तो अपना बन जाता है अल्कीन। तो लिखो
आपने क्या लिखा? टू फॉर्म अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड which on further हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब किसके साथ रिएक्शन? वाटर के साथ। which on further hydrolysis to form corresponding alkane। अब पूरा स्टेटमेंट एक बार वापस सुन लो। अल्काइल हैलाइड react with magnesium metal in presence of dry ether to form alkyl magnesium halide which on further hydrolysis clear to form corresponding alkane। हाइड्रोलिसिस किसके साथ कर रहे हैं? वाटर। वहां लिख सकते हो अदरवाइज हाइड्रोलिसिस विथ वाटर, तो आपको इजी पड़ेगा। चलो सेकेंड स्टेप देखो, हम हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं बेटा। RMgX प्लस वाटर। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव ये सब वर्ड सुने हो कभी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट वाले पॉजिटिव होते हैं, राइट वाले नेगेटिव। जैसे जैसे आप राइट में जाओगे नेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो आप मुझे बताओ कि H और ऑक्सीजन में विच इज मोर नेगेटिव? ऑक्सीजन। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस, और OH के ऊपर क्या होता है? माइनस। ऐसे यहाँ पे R मतलब जो अल्काइल ग्रुप कार्बन होगा, ये कार्बन और मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम और कार्बन में विच इज नेगेटिव है, विच इज पॉजिटिव? मैग्नीशियम का गैस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है इसके कंपेयर में। अदरवाइज RBr लिखते हो, A माइनस होता है, A प्लस होता है। अब आप मुझे बताओ, जब रिएक्शन होगा तो नेगेटिव वाला किधर जाता है? पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव वाला तो आप बोलो R किसके साथ जाएगा? H के साथ। और RH क्या होता है बेटा आपका? अल्किल। समझा आपको? बाय प्रोडक्ट ये मैग्नीशियम है आपका बेटा डाइवैलेंट। एक नेगेटिव ग्रुप क्या है? X, दूसरा नेगेटिव ग्रुप क्या है? OH। तो बाय प्रोडक्ट बन गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे MgXOH, मैग्नीशियम हैलाइड हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? ये हमने कंप्लीट कर लिया बेटा जनरल रिएक्शन। अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट? तो आपको डायरेक्ट सेकेंड स्टेप पे करना रहेगा, है ना? या क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय यूजिंग सोडियम और मैग्नीशियम मेटल? तो आपको दोनों स्टेप करना। गेटिंग? एग्जांपल दिया है बुक में। हाँ, तो एग्जांपल में देख रहे हो डायरेक्ट उसने क्या किया है, सेकेंड स्टेप से उठा लिया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जैसे क्वेश्चन ऐसे आए हाउ कैन यू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड? तो डायरेक्ट सेकेंड स्टेप उठा लो। बट ऐसे क्वेश्चन है हाउ कैन यू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम मिथाइल ब्रोमाइड बाय यूजिंग मैग्नीशियम मेटल? तो आपको पहले ये बनाना है, उसके बाद आपको इसमें वाटर डालना है। समझ में आ गई मेरी बात? एग्जांपल में दोनों स्टेप का करा तो चलेगा। एग्जांपल यहाँ पे भी क्या मिलता है बेटा? मिथाइल आयोडाइड लिया अगर तो क्या मिलेगा अपने को? मीथेन। चलिए रिएक्शन आप लोग बताइए। फर्स्ट है, बताओ पहले क्या लिखूं? CH3I प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ, चलो प्रोडक्ट बोलो क्या बनेगा? CH3MgI। नाम बताओ इसका? मिथाइल मैग्नीशियम हाइड्राइड। फिर इसका क्या करेंगे बोलो? CH3MgI प्लस वाटर
ये CH3H के साथ जाएगा। देखो अब माइनस प्लस दिखाओगे ना, तो CH3H के साथ गया तो क्या बन गया, CH4 प्लस MgROH, ये बन गया आपका बाय। आगे समझ में? चार्ज दिखा देना, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो आपको इजी पड़ेगा ना कि मिथाइल जो है H के साथ गया, बराबर, तो मीथेन बन गया। वैसा सर्कल मत बना देना। सेकंड स्टेज में ड्राई करनी होना चाहिए, वाटर भी लिया, ड्राई कर लिया, नहीं सेकंड स्टेज में नहीं, क्योंकि एक साइड में वाटर भी ले रहा है, दूसरा ड्राई कर, दो सॉल्वेंट्स नहीं। इसके लिए तो हम ग्रीनआउट रिएजेंट का रिएक्शन ड्राई कर में करते हैं कि वो डिकम्पोज ना होने पाए, और जैसे ही ड्राई कर हटा, वाटर मॉइस्चर आया, तो मॉइस्चर के प्रेजेंस में अल्केन बन जाता है। डन। तो एक एग्जांपल तो अपने से बनता ही है ना। चलो सेकंड आप लोग करो। इथाइल ब्रोमाइड इथाइल ब्रोमाइड टू इथेन, चलो खुद से करो। सेकेंड एग्जांपल इथाइल ब्रोमाइड टू इथेन, पहले क्या करोगे बोलो, इथाइल ब्रोमाइड का मैग्नीशियम से रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिर उसमें वाटर ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, इथेन। क्लियर? क्या लिखना चाहते हो, इथाइल में चाहे C2H5Br लिखो, चाहे आप CH3CH2Br करके करो, दोनों से रिएक्शन करेक्ट होगा। दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर लिखो जहां पे आप कंफर्टेबल हो।
डन। चलिए अब इसके बेस पे बेटा एक तो फॉर्मेट आपको समझ में आ गया कि हाउ कैन यू प्रिपेयर था, तो दूसरा एक फॉर्मेट आपको दे रहा हूँ और ये रिएक्शन आप प्रैक्टिस के लिए घर पे करना। तो लिखिए क्वेश्चन, ये होमवर्क है प्रैक्टिस के लिए। हाउ कैन यू कन्वर्ट फॉलोइंग, हाउ कैन यू कन्वर्ट फॉलोइंग, ये जो सब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो फॉर्मेट पहले से याद रखो कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क के पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क का, रिएक्शन का आधा मार्क्स, कंडीशन का आधा मार्क्स। तो लिखिए फर्स्ट इथीन टू इथेन, ये किया था अभी आपने मॉर्निंग में, समझा ना आपको, इथीन टू इथेन। सेकेंड प्रोपीन टू प्रोपेन। थर्ड इथाइन टू इथेन, इथाइन टू इथेन। फोर्थ प्रोपाइन टू प्रोपेन। नेक्स्ट propine to propane. Done. Next, methyl bromide, methyl bromide to methane. हाँ, ethyl bromide to ethane. Done. Next, methyl bromide to, फिर से वापस, हाँ, मिथाइल ब्रोमाइड टू, उसके पहले क्या लिखा था आपने, मिथाइल ब्रोमाइड टू मिथेन था, अभी इथेन, मिथाइल ब्रोमाइड टू इथेन। नेक्स्ट 1 chloropropane, 1 chloropropane to 1 chloropropane to hexane, hexane, ठीक। नेक्स्ट 2 bromopropane, 2 bromopropane to 2,3, ये आपका चैलेंजिंग रिएक्शन, 2 bromopropane to 2,3 dimethyl ब्यूटेन। 2 लिखा है बेटा, 2 bromopropane to 2,3 dimethyl ब्यूटेन। और एक लास्ट कितना हुआ, 10 पूरा कर लेते हैं ना। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, लास्ट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आयोडाइड लिख दे प्लीज, आयोडाइड टू मीथेन, मिथाइल मैग्नीशियम क्या लिखा है, व्हाटएवर आपने जो लिख लिया हो, आयोडाइड लिखा तो आयोडाइड, ब्रोमाइड लिखा तो ब्रोमाइड टू मीथेन। अलग होता है, आप अपने जो ब्रोमाइड लिखा ब्रोमाइड से रिएक्शन करना है। डन, 10 बराबर है ना। कर लोगे ना। लास्ट वाले में मैंने आपको मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया है आयोडाइड, तो डायरेक्ट सेकेंड स्टेप है, समझा ना, तो उसमें डायरेक्ट वाटर डाल के रिएक्शन करना है और बाकी सारे रिएक्शन तो आ जाएंगे आपको। चलो, लोअर कार्बन से हायर कार्बन बना, मतलब समझ जाओ दैट इज द वर्ड सिंथेसिस। रेडी, अरे मेरी बातें समझ में आ रही है।
कंप्लीटेड स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट हमने आवाज कम कराओ। हमने नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आता है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो चैप्टर्स जो भी आप करोगे, जैसे हाइड्रोकार्बन में आप अल्केन कर रहे हो तो सीक्वेंस देखो यही है। सीक्वेंस में सबसे पहले आता है टॉपिक का डेफिनेशन, फिर स्ट्रक्चर फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, जितने भी फार्मूले होते पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, आइसोमर पढ़ना तो उसके आइसोमर्स कर लो। फिर आता है नॉमेनक्लेचर, फिर टॉपिक का सीक्वेंस है पूरा ऑर्गेनिक का। फिर उसके बाद आप पढ़ते हो नॉमेनक्लेचर के बाद प्रिपरेशन। फिर प्रॉपर्टीज में होता है दो टाइप के प्रॉपर्टीज, एक फिजिकल और एक केमिकल, और बाद में होता है बेटा यूजेस। ये एक टॉपिक करेगा, जैसे अल्केन कर रहे हो तो ये इतना पूरा करना है, फिर अल्कीन्स करेंगे तो ये पूरा आएगा, फिर अल्काइंस करेंगे तो ये पूरा आएगा, और उसके बाद लास्ट उसमें एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन का। तो पहले एक चैप्टर सेपरेट हुआ करता था, बट अभी अकॉर्डिंग टू जैसे सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में ऐसा ही है, हाइड्रोकार्बन मतलब पूरा चारों एक साथ, तो आपको भी इसने चार एक साथ दे दिया। क्लियर? बोलने को एक चैप्टर है बट ये पूरा कितने बेटा 4 चैप्टर्स है, इससे हमने पार्ट में ही कर रहे हैं। पहले हम अल्कीन करेंगे, फिर अल्केन, फिर अल्कीन, देन अल्काइन एंड देन एरोमेटिक। तो हम कहाँ तक पहुंच चुके बेटा? प्रिपरेशन तक पहुंच चुके हैं। अभी क्या बात है? फिजिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से जो क्वेश्चन आते हैं बेटा दो टाइप्स के, एक तो एमसीक्यूज क्वेश्चन और दूसरा आ सकता है कि राइट एनी टू फिजिकल प्रॉपर्टी जैसा। क्लियर? तो फिजिकल और केमिकल, तो पहले तो मुझे दोनों में डिफरेंस आप बताओ। आपने कितने लोग इंग्लिश मीडियम से थे? स्कूल जो था आपका इंग्लिश मीडियम से कितने लोग, और हिंदी मीडियम? ओके। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पे आपने जो पढ़ा था जैसे फिजिकल और केमिकल, वहां पे आपने वर्ड सुना होगा भौतिक और रासायनिक। तो मुझे बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, दो प्रोसेस होता है, एक फिजिकल प्रोसेस और एक केमिकल प्रोसेस, क्या डिफरेंस है दोनों? अब स्कूल लेवल से 6-7 से पढ़ते आ रहे होंगे, फिजिकल और केमिकल। यस, जिसमें कंपोजिशन, इंटीरियर जिसे बोले, इसमें कंपोजिशन चेंज होता है ना, अमाउंट चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन। फिजिकल में क्या होता है बेटा? अपीयरेंस, जैसे फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, है ना, ब्लैक का व्हाइट, व्हाइट का ब्लैक, व्हाइट का जो भी दो अदर कलर्स आ जाए। तो अब क्वेश्चन आता है कि विच प्रॉपर्टीज वी हैव टू डिस्कस इन फिजिकल एंड विच वन इज द व्हाट इन केमिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जब भी आप करो बेटा तो हमें क्या क्या करना होता है इसमें ध्यान दो। एक तो फर्स्ट फिजिकल स्टेट बताना होता है, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, मालूम है ना ऑर्डर क्या है? कलर। इसके बाद जो मेन प्रॉपर्टी जिसका जो ऑर्गेनिक में जो ज्यादातर क्वेश्चन जिसके बेस पे आता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड, और लास्ट में बेटा सॉल्युबिलिटी। तो पहले तो ये मुझे बताओ, इन सबके बारे में कुछ आइडिया है आपको? फिजिकल स्टेट मतलब आप बताओगे सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ये आप बताओगे। दूसरा कलर, जो अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो कलरलेस। ऑर्डर है तो ठीक है,
नहीं तो ऑर्डरलेस। एमपीबीपी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपको मालूम है? मेल्टिंग पॉइंट किसका लेते हैं, सॉलिड का लिक्विड का? टेम्परेचर एट विच आप जो पढ़े हो सॉलिड इज कन्वर्ट टू लिक्विड, यही ना? और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, लिक्विड को हीट करके वेपर्स देता है ना? तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या होता है बेटा, अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखते हैं उनके बीच में कैसा, जिससे समझेंगे सॉलिड पार्टिकल्स है, इसको आप हीट कर रहे हो, तो जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा बेटा, वीकर होगा, उतना अपने को टेम्परेचर कम लगेगा टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड फॉर्म। जैसे सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो जब भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा बेटा, लोअर होगा, लोअर एरो मतलब डिक्रीजेस लोअर। इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आईएमएफ क्या होगा बेटा, उनके बीच में लोअर होगा, वी रिक्वायर लेस टेम्परेचर, तो इसका मतलब भी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा उनका, लोअर होगा। अगर आईएमएफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, उनके बीच में पकड़ जो होगी बेटा, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, we required more temperature to convert solid to liquid या liquid to gas, that's why इनका melting point या boiling point भी क्या होगा तब हायर होगा। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक, तो पॉइंट हम पहले प्रॉपर्टीज पॉइंट वाइज जाएंगे और उसके बाद जो ज्यादातर हम किस पे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि तो इसमें तो जो ऑर्डर रहेगा डायरेक्ट ऑर्डर बता दोगे, इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। कलर जो भी रहेगा एज इट इज कलर बता दोगे, फिजिकल स्टेट जो भी रहेगा डायरेक्ट बताओगे। जो एक्सप्लेनेशन होता है जिसके बेस पे एग्जांपल्स आते हैं, और एमपीबीपी और सॉल्वेबिलिटी। जैसे आपको दे दिया 4 कंपाउंड, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पूछ दिया विच वन हैव ए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, which one have a highest boiling point, which one have a lowest boiling point, या दूसरा क्वेश्चन बन सकता है ऑर्डर दे दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, 4 है उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, घटते हुए क्रम में लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में लिखो। सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन आ गया, 4 ऑप्शन दिए, पूछ दिया विच इज द मोस्ट सॉल्युबल, विच इज द लीस्ट सॉल्युबल, या गिव द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। होप यू ऑल अंडरस्टूड कि क्वेश्चंस कैसे आने चाहिए, कैसे आ सकता है। आपको जो भी टॉपिक पढ़ो, आपको सबसे पहला उस पे आपको आना चाहिए समझ में कि इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, और बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप खुद से, अगर आप टॉपिक ऐसा साइंस के बच्चों में ऐसा होना चाहिए, आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको पहले भी बोलता हूँ कि टॉपिक जो भी मैं, जैसे मैं आपको इवनिंग में, मॉर्निंग में हमने आपको प्रिपरेशन सिखाया, 2 मेथड हो चुका था। ऐसा तो है नहीं कि हम 10 पेज जंप करके हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको मालूम है कि इवनिंग में सर क्या सिखाने वाले हैं, तो ट्राई करने का आधे घंटे, 1 घंटा, आधे घंटे भी एक बार अपने से खुद से पढ़ लेने का, ये सर क्या पढ़ाने वाले हैं। तो मालूम है आपको 50% आपको अपने से समझ में आ जाता है। 50 क्या, अगर आप अच्छे और थोड़ा सा दिमाग अच्छा है आपको पूरा समझ में आ सकता है। इन बिटवीन अगर आपको सपोज एनी डाउट इज देयर, सर्कल करो वहां पे या पेंसिल से मार्क कर लो, मार्क करो और बस क्लास में ध्यान से सुनो कि सर वो चीज बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। अगर बाई चांस मेरे से निकल गया, मिस हो गया, नहीं बोला, तो दैट टाइम यू कैन आस्क द क्वेश्चन, सर ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है। एक ये बेनिफिट होगा, समझ में आई मेरी बात। तो प्लीज ट्राई करो पढ़ने से, क्लास अटेंड करने से पहले भी थोड़ा खुद से पढ़ लिया करो, ठीक। और मैंने पढ़ा दिया, अब उसके बाद आप खुद से ट्राई करो कि यार इसमें क्वेश्चन और क्या बन सकता है। जैसे आप ही को मैंने बोल दिया इसमें से 3 क्वेश्चन पूछो, तो आप खुद से सोचो कि मैं क्या पूछूंगा इसमें। गेटिंग, आपको खुद से अगर क्वेश्चन बनाने अगर आपने सीख लिया तो आंसर देने में फिर इजी नहीं है, इजी ही होगा आपको, डिफिकल्ट टास्क नहीं है आपके लिए, ठीक है। और ट्राई करो कोई एमसीक्यूज का बुक खरीद लो आप, जैसे क्लास में हम लोग तो देंगे ही, फिर भी आप अगर रेफरेंस बुक कुछ अगर खरीद के सॉल्व करना चाहते हो तो स्टार्ट करो। जैसे अगर बोर्ड लेवल पे अगर जाते हो, सीईटी लेवल पे बुक देखते हो, बुक तो बहुत सारे हैं, टारगेट का है,
उसके बाद मार्वेल है, फिर प्रज्ञा है, उसके बाद विद्या भारती। कोई भी एक बुक उठाओ, उसमें 150-200 क्वेश्चन चैप्टर वाइज रहते हैं, और क्वेश्चन कैसे रहेंगे? टॉपिक वाइज। जैसे आपने अल्केन का प्रिपरेशन किया तो पहले वो प्रिपरेशन का सिनॉप्सिस देगा, शॉर्टकट में देगा, और उसके बेस पे 10 क्वेश्चन। जैसे हमने आज आपको प्रिपरेशन सिखा दिया, आप जाके उस पे प्रिपरेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन कैसे आएंगे? डायरेक्ट पूछा जाएगा। जैसे आपको वर्ड सिंथेसिस वाला आपने किया, आपको पूछ दिया कि इथाइल ब्रोमाइड हीटेड विद सोडियम मेटल टू फॉर्म, विदाउट रिएक्शन लिख के भी आप प्रोडक्ट तुरंत बताओ, क्या बनना चाहिए? बताओ। इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म, क्या बनेगा? ब्यूटेन। ऑप्शन ढूंढो फटाक से, ब्यूटेन कहाँ पे है? जो ब्यूटेन मिला हो मार्क कर दो। तो आपको इजी पड़ेगा अगर आप अभी से सॉल्व करना चालू करोगे तो। दूसरा, अगर आप जेई के लिए जा रहे हो, एक सिंपल बुक पहले स्टार्ट करो, दैट इज यूनिवर्सल। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि इतना ये 10 क्वेश्चन में से आपके 10 के 10 कर लोगे, 10 में से 4, 5, 6 कर पाओगे, तो जो 3, 4 जो नहीं आएगा एटलीस्ट आप नेक्स्ट लेक्चर में आके मेरे को पूछ सकते हो। दूसरा, नीट के लिए अगर जा रहे हो, एक एमटीजी बुक करके आती है, वो कर सकते हो, तो मेडिकल के लिए। तो ये दोनों बुक अगर आपने कर लिया तो प्रिपरेशन बेटर हो जाता है, एमटीजी और यूनिवर्सल दोनों। समझा आपको चीज? क्लियर? तो प्लीज ट्राई करो। और सपोज अगर आप, मैंने पहले भी शायद बोला होगा, अगर आप सपोज 30 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, आपने आधा घंटा दिया, और केमिस्ट्री में ना आधे घंटे में कम से कम 50 क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है इथाइल ब्रोमाइड, अगर आपको रिएक्शंस के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगता आपको आंसर देने में। अब तो मैंने पूछा कि इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म, आपने आई थिंक 5 सेकंड या 7 सेकंड लगा, आपने तुरंत बताया ब्यूटेन। 1 मिनट नहीं लगा अपने को। रेडी? तो केमिस्ट्री में टाइम कम लगता है करने में। तो अगर आप 20 मिनट 25 मिनट भी अच्छे से देते हो तो 30 क्वेश्चन आराम से होता है। सपोज 30 क्वेश्चन अगर आप इन अ डे पर डे अगर एक टारगेट बनाते हो कि हमें, आप पढ़ने का ना, हम 2 चीज करते हैं। हम करते क्या है ना, मुंबई वाले ज्यादा ओनली होमवर्क कर लिए बहुत हो गया। ईमानदारी से आप बताओ, अब जो पढ़ते हो उसी को, जो अगर मिला होमवर्क तो ठीक है, टीचर ने दिया तब तो उस दिन पढ़ाई हो जाएगी, अगर हम बहुत ईमानदारी से करें तो। अदरवाइज फिर वो बुक यहीं से बंद होके इधर ही रख दिया जाएगा। ऐसे ही होता है। वो जो आपके पढ़ रहे हो, जो मेरे अपने घर के बच्चे वैसे ही करते हैं। दूसरा, हाँ, जब तक प्रेशर नहीं दिया नहीं होने वाला है। मैं तो टाइम टेबल लेके बैठाता हूँ, हर दिन हर वीक में टाइम टेबल बनाता हूँ, तो उतना फॉलो हो जाए तो ठीक है, बहुत है। अगर आप सोचो, आप ओनली होमवर्क करते हो, सब करते हैं, सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल किसी के पास नहीं होगा। रेयरली होंगे 2-4 जो अपना सेल्फ स्टडी का टाइम बनाते होंगे कि हम थोड़ा पीछे का भी रिवाइज कर ले। आपने कभी सब जगह आपने की बेसिक प्रिंसिपल हो चुका है यार, थोड़ा पीछे का रिवाइज करते हैं, नहीं करते हो आप। वो सेल्फ स्टडी का टाइम होना ही चाहिए। एटलीस्ट सेल्फ स्टडी का ही टाइम सबसे ज्यादा होना चाहिए, 3 घंटा, 1-1 घंटे कम से कम एक सब्जेक्ट का। आपको मतलब ऐसा लगे यार सेल्फ स्टडी का टाइम है मेरे पास, तो कुछ पार्टी नहीं बचा है कि मैं करूँ, सब तो हो गया। ऐसा कभी है, हुआ है? करो, जब टाइम टेबल बनाओगे ना, 5 घंटे का तो एटलीस्ट आप बना के रखो। अभी 2 घंटा होमवर्क 15 मिनट में हो जाता है ना उतना, क्योंकि होमवर्क आपको मिलता ही नहीं ना, होमवर्क उतना मिल ही नहीं रहा है। चलो फिर आधा घंटा, आधे घंटे ले लो, पढ़ाई तो आधे घंटे हो रही। फिर मतलब सेल्फ स्टडी कौन कर रहा है? बताओ, कोई है जो सेल्फ स्टडी करता है? कोई नहीं कर रहा है। मतलब वो भी होमवर्क का क्वेश्चन यहीं पे हो गया तो फिर खत्म, घर पे भी नहीं। तो बेटा, अगर आप
सेल्फ स्टडी का ये जो मैं बता रहा हूँ ना, सेल्फ स्टडी के लिए बता रहा हूँ। 1 घंटे बताया, आधे घंटे में आप क्या करो, जो टॉपिक पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर लो, फिर आधे घंटे यूज कर लो एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने में। समझा? एमसीक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस रहेगा ना, थ्योरेटिकल पार्ट फटाफट होता रहता है। वो तो जब भी टेस्ट अनाउंस होगा कि इस दिन टेस्ट है इस चैप्टर का, तो उस दिन आप कर लोगे 2-4 दिन में। एमसीक्यूज करोगे तो भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो 30 क्वेश्चन अगर आप इन अ डे करते हो बेटा, तो समझो 365 का है, मैं बोल रहा हूँ 300, और आपका टोटल कितना है, 2 साल अपने पास है ना, तो 365 कितना हो गया, 700 समथिंग। मैं 700 भी नहीं ले रहा हूँ, मैं ओनली 600 डेज ले रहा हूँ। मान लिया हमने 150-200 दिन वैसे ही चला गया, ठीक है, 600 डेज भी लिया, 80,000 क्वेश्चन आप एक सब्जेक्ट का कर रहे हो। चलो अब मैं चैप्टर पे आ जाता हूँ। केमिस्ट्री 11th में आपको आई थिंक देखो कितना चैप्टर है, 60 बराबर। चलो मैक्सिमम किसी बुक में मैं मान ले रहा हूँ 200 क्वेश्चन है। कितना हो गया बेटा, 3200 क्वेश्चन 11th में। 12th में गया, वहां भी 16 है, कितना हो गया बेटा, 6400 क्वेश्चन बस आपने, और कितना अपना है 80, मतलब आप ना 3 बुक खत्म कर सकते हो, 1 बुक नहीं 3 बुक खत्म कर सकते हो। समझ में है मेरी बात? अगर आप आधे घंटे देते हो तो 3 बुक आप खत्म कर सकते हो आराम से, और उसमें अगर आप और स्पीड अप बढ़ाओ और आधा घंटा बढ़ाओ तो आपके ऊपर है कितना आप जा सकते हो। तो कुछ बहुत बड़ी टास्क नहीं है। जो मार्क्स आते हैं ना, जैसे अभी तन्मय लाया है, 2-4 लोग ला रहे हैं, तो अपने से वो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। हम बस ओनली क्लास ज्वाइन करके, चाहे कहीं का भी हो जाए, बाहर का भी कुछ बड़ा क्लास जाओ, जो 4 लाख 5 लाख दे के लोग एडमिशन ले रहे हैं, वहां पे भी क्या कर रहे हैं, वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं। टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, कोई एक उनका इंटरनल बुक होता है उसको सॉल्व करा रहे हैं। तो वो एक इंटरनल बुक से तो किसी का काम चल नहीं रहा है, 2-3 बुक खत्म करना ही होता है। अब जब आपने 3 बुक कर लिया ना, तो आपके वो 5 बुक के बराबर होता है। क्यों? जैसे आपको अभी जैसे ये सब बुक है, मैंने 3-4 बताया, 80% क्वेश्चन सब मिक्सअप होते हैं, कोई क्वेश्चन जनरेट तो करता है नहीं। जैसे मुझे अपनी कंपनी का बुक बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 4 बुक उठाऊंगा, हर में से 10-10, 15-15 क्वेश्चन निकालूंगा और कॉपी पेस्ट कर दूंगा, हो गया अपना भी एक बुक रेडी। क्लासेस वाले ऐसे नॉर्मली कर लेते हैं ना, हर टॉपिक का 5-5 क्वेश्चन उठाए, कवर पेज अपना डाले, हो गया अंदर उनका मटेरियल रेडी। बता रहा ना मैं अपने पे, हम लोग बेटा आपको एमटीजी करवाऊंगा, टारगेट नहीं, एमटीजी और यूनिवर्सल करवाते हैं, उसका टेंशन मत ले। अगर कुछ बताया तो मेरे ही ऊपर आ जाएगा। समझ में आपको मेरी बेटा? तो प्लीज इस पे जो मैं बोल रहा हूँ इसको फोकस करो और अपने टाइम टेबल में इसको सेट करो अपने हिसाब से। अब ऐसे ही आपके पास 3 सब्जेक्ट है, आप 1-1 घंटा भी अगर डेली देते हो तो उतना सफिशियंट है। अरे यार 18,000 क्वेश्चन, मतलब आपको लाना ही कितने कितने क्वेश्चन ही आते हैं इसमें जेई में। इतना आप अगर अपनी ईमानदारी से किया ना, तो कुछ भी आपका जेई आपका सीटी कुछ बहुत बड़ा आपके लिए टास्क नहीं है। अब आपके ऊपर है कि आप कितना करते हो। चलिए ज्यादा नहीं, 30 क्वेश्चन। अगर जो नहीं हो पा रहा, किसी दिन आपको फीवर आया, कोई रिलेटिव आया, नहीं हो पा रहा है किसी रीजन से, तो ट्राई करो संडे तक तो फिनिश हो जाना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले पॉइंट वाइज करेंगे और बाद में हम आते हैं सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट।
तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में बेटा कलर, अब देखो आपके टेक्स्ट बुक है सबके पास, ओपन पेज नंबर क्या है 236। फिजिकल प्रॉपर्टी जिसने क्या लिखा, पोलैरिटी हेडिंग में कब कर दिया, बड़ो पोलैरिटी हेडिंग नहीं, मैं पॉइंट वाइज तो लिखा था, मैंने बोला नहीं इसका आना चाहिए अपने को। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए बेटा तो कहाँ पे दिया है, लिखो पॉइंट वाइज। फर्स्ट लिखो alkanes are colorless and odorless. Physical properties of alkanes. आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो, फर्स्ट पॉइंट लिखो alkanes are colorless and odorless. मतलब न तो इसका कुछ कलर होता है न तो इसका कुछ ऑर्डर होता है। चलिए सेकंड पॉइंट, लोअर मेंबर ऑफ अल्केन, लोअर मेंबर मतलब जैसे स्टार्टिंग के मीथेन वाले हो गए, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। लोअर मेंबर ऑफ अल्केन्स आर कलरलेस गैसेस। तो कलरलेस लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया था। तो लोअर मेंबर आर क्या लिखा आपने, वाइल हायर मेंबर्स, लोअर मेंबर्स ऑफ अल्केन आर क्या लिखा आपने, गैसेस, while higher members are liquid और solid। उसमें भी होता है कि फर्स्ट 4 मेंबर जो होते हैं वो गैस होता है, उसके बाद नेक्स्ट 13 मेंबर जो होता है वो लिक्विड होता है, उसके ऊपर के क्या होते हैं बेटा, सॉलिड। जो सबसे हायर मेंबर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो क्या होता है, सॉलिड। क्लियर बात चीज। चलिए थर्ड पॉइंट, alkanes are non-polar molecule, non-polar molecule, non-polar मॉलिक्यूल क्यों होता है बेटा, देखो क्योंकि अल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बेटा वो नियरली सेम होता है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं आता है। जैसे HF मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया था ना, इंडक्टिव इफेक्ट जब सिखाया था तो आपको पोलर और नॉन पोलर, ये क्या होता है, इस पे प्लस होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका ज्यादा आता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी साइड में खींचता है, तो इस पे निगेटिव आता है, तो इसको हम बोलते हैं पोलर। बट दो अपोजिट चार्ज अगर आए तो पोलर, जैसे H2 ले लिया, दोनों पे सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर। तो हाइड्रोकार्बन भी क्या होता है बेटा, नॉन पोलर, क्योंकि कार्बन और H के बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, वेरी लेस। रीजन लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो अल्केन्स आर द व्हाट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लिख लिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट, देखिए the force which hold the non-polar molecules together, the force which hold non-polar molecules together are the van der Waals
क्या नाम है उस फोर्स का? वंडरवॉल्स फोर्स। वंडरवॉल्स फोर्स। हाँ, डबल ए VAN, फिर DER, फिर WAAL। एक का नाम है पूरा साइंटिस्ट का। अच्छा देख सुन, वेट वेट बेटा, समझ पहले। एटम के बीच में बॉन्ड जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। आपने पढ़ा है कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो एटम के बीच में होता है। बट दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे आपने एक मॉलिक्यूल लिख लिया CH4, एक मॉलिक्यूल हो गया। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे बेटा मीथेन के। अब इनके बीच में जो फोर्स होता है बहुत वीकर फोर्स होता है, तो जो होल्ड करता है इन दोनों मॉलिक्यूल्स को, भाई मॉलिक्यूल्स बोला जा रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज देयर। क्लियर? तो मीथेन मॉलिक्यूल्स बोला जाए मतलब मीथेन के गैसेस पूरे हैं, तो जो मॉलिक्यूल है वो भी तो किसी फोर्स से अट्रैक्ट हुए होंगे, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? वन डबल। तो कभी भी बेटा अगर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो मॉलिक्यूल को जो होल्ड करता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? और दिस इज द वीक फोर्स, वीकर फोर्स, ये स्ट्रॉन्गर नहीं होता। लिख लो आगे, कंटिन्यू। These force are usually weak. हो गया? अब बोलो कि वंडरवॉल फोर्स स्ट्रॉन्गर कब होगा? तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा उतना वंडरवॉल फोर्स भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट लाइन से लिखना, वंडरवॉल फोर्स strength of van der Waals force, strength of van der Waals force increases with increase in surface area, increases with increase in surface area। ये देखो, जितना आप एरिया बढ़ाते जाओगे, समझो ये बढ़ गया, तो जितना सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतना क्या होगा? वंडरवॉल फोर्स क्या होगा? उनके बीच में एसोसिएशन बढ़ेगा। क्लियर? और उतना ज्यादा क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्गर। तो वापस सुन लो, मैंने पूरा क्या एक्सप्लेनेशन दिया। अल्केन मॉलिक्यूल जो होता है बेटा, इट इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो दिस अल्केन जो होता है बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दे आर होल्ड टुगेदर बाय द व्हिच फोर्स? वंडरवॉल फोर्स। दोज आर द व्हाट? वीकर। वंडरवॉल फोर्स जो होता है बेटा वीक होता है। बड़े स्ट्रॉन्गर कब होता है बेटा? इन सरफेस एरिया इंक्रीज करता है तो वंडरवॉल फोर्स भी क्या होगा? ये क्लियर हो गया आपको? चलिए लिखिए नेक्स्ट टर्म। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, melting point and boiling point of alkanes, melting and boiling point of alkanes increases with increase in increases with increase in molecular mass, molecular mass। देखो यहाँ पे बेटा CH4 लिया हमने, CH3 लिया,
प्लीज थोड़ा आवाज कम करो। आप मुझे बताओ इसमें से मॉलिक्यूलर मास किसका सबसे ज्यादा होगा? जितना एटम उतना मॉलिक्यूलर मास पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हो आप? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स। तो बोल रहा है कि जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। पॉइंट समझा? अब आपको इसके बेस पे मैं जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि विच वन हैव ए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो आपको कौन सा हिंट याद रखना है कि यार बोला गया है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मासेस, मॉलिक्यूलर मास। ऐसा तो ये जो हो गया बेटा सबसे हाईएस्ट हो गया, क्लियर ना? अच्छा, उसका और एक्चुअल रीजन मैं बता दूं। अभी आपने क्या पढ़ा? जब ये बेटा स्टेट चेन बढ़ेगा, स्टेट चेन बढ़ेगा तो क्या होगा? सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। एक्चुअल रीजन समझो, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, ठीक है, स्टेट चेन है ना, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा बेटा तो क्या होगा? वंडरवॉल फोर्स क्या होगा? वंडरवॉल फोर्स VWF, वंडरवॉल फोर्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा क्योंकि एसोसिएशन स्ट्रॉन्गर होगा। तो वी रिक्वायर्ड मोर टेम्परेचर टू कन्वर्ट द व्हाट, लिक्विड टू सॉलिड, है ना? सॉरी, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस। तो जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा, इट इज आल्सो इंक्रीज। आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंप्लीट कर लो इसको। ये कौन सा ऑर्डर है बताओ? इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर? ऊपर लिख लो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अरे रुको, ऐसे कैसे? चलो बताओ किसका कम है? मीथेन का कितना दिया देखो, 90। इथेन का कितना दिया है? 101। और प्रोपेन का 85, 134। तो कुछ होगा यहाँ पे? बॉइलिंग पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट देखो बेटा, बराबर है ना? मेल्टिंग पॉइंट में कुछ एक्सेप्शनल होगा फिर, बट ये ऑर्डर आप ऐसे लिखो। कभी भी एग्जाम में ना वैल्यू नहीं पूछा जाएगा, ऑर्डर। अभी ऑन करना, यही ऑपरेटिंग सिस्टम कराओ। चल, ये हो गया। अभी देखो नाउ नेक्स्ट। चलो आगे देखो, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। melting and boiling point of alkanes, melting and boiling point of alkanes, melting point and boiling point of alkanes decreases with increase in branching of कार्बन चेन। ये पॉइंट समझा क्या बोल रहा है? अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा मतलब मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए, भाई आइटम सेम होंगे तो मॉलिक्यूलर मास तो सेम होगा। बोल रहा है अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो और ब्रांचिंग हो जाए तब क्या होगा? बोल रहा है जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगा वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। जैसे एग्जांपल देखो, आपने लिया बेटा, थोड़ा आवाज कम करो, समझो इसको।
ये बहुत सारे एग्जांपल्स बुक में है नहीं, मैं दे रहा हूँ आपको, एटलीस्ट आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो काम देगा आपको। दिस इज द व्हाट बेटा, एन पेंटेन। नेक्स्ट एग्जांपल, आपने इसका ब्रांच बना दिया, बोलो इसका नाम क्या है, कॉमन नेम। 1 मिथाइल सेकेंड पे होता तुम क्या बोलते इसको, आइसोपेंटेन। थर्ड वाला नियो। मुझे बताओ बेटा तीनों में मॉलिक्यूलर मास देखो सेम है, तो सब में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C5H12। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मतलब तीनों का मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया बेटा, सेम है। तो अब अकॉर्डिंग टू पॉइंट, मैंने आपको पॉइंट लिखा है कि melting boiling point of alkanes decreases with increase in branching। तो जितना ब्रांच बढ़ेगा उतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो आपके अकॉर्डिंग किसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, एन पेंटेन। ब्रांच बढ़ रहा है। अब एक्चुअल रीजन क्या है, ब्रांच बढ़ने का मतलब क्या आ रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है। ब्रांचिंग, सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। सरफेस एरिया कम होगा तो वंडरवाल फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, एसोसिएशन भी वीक होगा। वी रिक्वायर द लेस टेंपरेचर, तो दैट्स व्हाई बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, एक्चुअली ये सबको समझा। अब इसमें अगर दिया रहेगा एमसीक्यू से सॉल्व कर सकते हो ना, व्हिच वन हैव ए लोअर एंड व्हिच वन हैव ए हाई। कंप्लीट कर लो इसको। आपके बुक में कुछ स्ट्रक्चर बना के देखो दिया है राइट साइड में, है ना, लार्ज सरफेस एरिया, फिर कहाँ पे स्मॉल सरफेस एरिया। तो जो ब्रांच होगा उसमें सरफेस एरिया कम होगा, ये लिखना। अब भूल मत जाना कि ऐसे क्या होता है। वो रिवाइज नहीं करते तो यही होगा ना। अब एक हफ्ते 10 दिन बाद देखोगे कि यार ऐसे तो कुछ तो लिखे थे, ये VWF क्या है। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड जितने पॉइंट्स थे मैंने बेटा आपको करा दिए, और जो भी कंपैरेटिव बेस पे जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी करा दिया। यही सब क्वेश्चन आ सकते हैं रीजन बेस। अब बस बचता क्या है, सॉल्युबिलिटी। तो अल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर हम कंपेयर करें आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, तो विच मॉलिक्यूल विल बी सॉल्युबल, आयनिक बॉन्ड वाले। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, अल्केन्स जो होता है बेटा आर इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना। अल्केन वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, क्या होता है, इनसॉल्युबल। लिख लो अल्केन्स। नेक्स्ट पॉइंट, देखो अल्केन्स आर insoluble in water. Alkanes are insoluble in water, while soluble in organic solvent. Soluble in organic solvent like alcohol, ether, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। क्लोरोफॉर्म, insoluble in water but soluble in organic solvent। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से लिखा है मैंने, अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म। अब कोई पूछे कि रीजन क्या, वाटर क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट है, क्लियर। और अल्केन क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल इसमें सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर इनसॉल्युबल होगा। रीजन क्लियर है, या ऐसे भी बोल सकते हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज द रीजन।
आई थिंक ये सबको समझा। अच्छा, उसमें भी एक और, मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखवाया था, अल्केन आर। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा था, लोअर मेंबर में भी याद रखो, C1 to C4 कार्बन, C1 to मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, नोट करके लिख सकते हो। ये सब क्या होते हैं बेटा, गैस, लास्ट में लिखा है। और नेक्स्ट 30 मेंबर कहां से कहां तक बताओ, C5 to C17, नेक्स्ट 13 मेंबर, दैट इज व्हाट, लिक्विड। अब जैसे एमसीक्यू में पूछे कि पेंटेन आर, ऑप्शन में दिया है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो आप किस पे मार्क करोगे, लिक्विड। और C18 टू ऑनवर्ड्स सॉलिड। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिटेल में कर लिया, तो समझा ना आपको इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक रीजन बेस और एक एमसीक्यू। रीजन बेस में इसे पूछ दिया वाई अल्केन आर द नॉन पोलर, बताओ क्या बोलोगे आंसर, वाई अल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, because the electronegativity difference of the carbon hydrogen is very less, it is a nearly same। समझा। फिर पूछ दिया कि वाई अल्केन्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, तो बता सकते हैं सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है तो एसोसिएशन बढ़ता है, वन डबल फोर्स बढ़ता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, वी रिक्वायर मोर टेम्परेचर, दैट्स व्हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज। क्लियर, समझा सबको, तो हेडिंग डाल दीजिए। अब फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, दूसरा कौन सा प्रॉपर्टी बचेगा, हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, ये हेडिंग आएगा आपका। केमिकल प्रॉपर्टीज बोला जाए चाहे केमिकल रिएक्शन बोला जाए, दोनों का मीनिंग सेम है, समझ में आ रहा है। इसमें क्या होगा, अब हम कलर नहीं बताएंगे, फिजिकल स्टेट नहीं बताएंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं बताएंगे, ये केमिकली किसके साथ रिएक्ट करता है वो बताएंगे। जैसे मीथेन मिथाइल ब्रोमाइड बना दिया, ये कंपोजिशन चेंज हो रहा है इसमें, तो दैट इज द केमिकल रिएक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने प्रिपरेशन में सब एक साथ लिखवा दिया था, तो आपको क्या करना है, रिवाइज करने में इजी होगा, कितने मेथड्स हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज कितने उसको एक साथ लिखवा दे रहा, फिर एक एक कम करेंगे। तो लिखिए अल्केन्स, अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स, पहले तो अल्केन किसके साथ रिएक्शन नहीं करता मैं वो बता रहा हूँ, अल्केन आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स एसिड्स, एसिड एसिड, कभी भी बेटा अल्केन का एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होता। हम कभी भी कोई बोले कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मीथेन, कभी नहीं होता है, रिएक्शन ही नहीं करता क्योंकि नॉन पोलर है। तो क्या लिखा आपने, अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स एसिड्स, कॉमा बेस, कॉमा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है मैं बता रहा हूँ, एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अरे हमने अभी सुबह में रिएक्शन किया था, रिडक्शन कर रहे थे, तो हम जिंक कॉपर लेते थे ना सब कैटलिस्ट, तो जो द एजेंट मतलब द स्पीशीज व्हिच इज यूज्ड टू रिड्यूस, जो किसी रिडक्शन करने में जो कैटलिस्ट लेते हैं उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे जो कंपाउंड हम ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अल्केन चार के साथ रिएक्शन नहीं लेता, इसके साथ एसिड, दूसरा बेस और तीसरा, लोग जबरदस्ती अल्केन का HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट लाइन से लिखो आप कौन कौन सा रिएक्शन देता है। तो अल्केन्स गिव
alkanes gives following chemical properties या following chemical reaction. Following chemical reaction. First, halogenation. First, HALO लिख देना. Halogenation. Halogenation of alkane. और अल्केन बेटा एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट गिविंग एडिशन रिएक्शन. हमेशा क्या देगा? सब्स्टिट्यूशन. तो हैलोजिनेशन. सेकंड लिखिए. अब हैलोजिनेशन में 4 होते हैं, तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, कराएंगे तब. फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन. सेकंड लिखिए कंबस्टन. कंबस्टन ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्शन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंबस्टन, जलना. कंबस्टन. थर्ड लिखिए पायरोलिसिस. फोर्थ लिखिए रिफॉर्मिंग. तो टोटल कितने रिएक्शन हो गए? 4. तो फर्स्ट हैलोजिनेशन डालो, हेडिंग डाल के रखो. चलिए बस करें. So now chemical properties to start from tomorrow. चलो बाय बाय.